गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 21 सपना हुआ साकार जो प्रभा शर्मा द्वारा रचित है उसे पढ़ाने जा रही हूँ। कि चंद्रमुख गोरा रंग, भोला भाला चेहरा, 12 साल का एक साधारण सा बालक सब्जी के ठेले पर बैठा हुआ, कभी शांत, कभी चिंतित, कभी उग्र स्वर में पुकारता, टमाटर लो, बैगन लो, आलू लो, साहब ताजी सब्जी है, सबसे सस्ती, पूरे बाजार में ढूंढने में भी न मिलेगी। हरिया मशीनवत अपना संवाद पूरा कर अपनी पुस्तक में लीन हो जाता। जो सब्जी बेच रहा था बालक, उसका नाम हरिया था। पल भर में उसका सारा संसार विद्यालय में पढ़ाए पाठ को स्मरण करने में सिमट जाता। वह विस्मृत हो उठता कि वह किस निर्मम संसार की सच्चाइयों से जूझ रहा है। पाठ स्मरण कर अपने बस्ते से रोटी की पुड़िया खोलता और सूखे टुकड़ों को खींच खींच कर तोड़ता और मुंह में डालता। इसी बीच कोई ग्राहक आ जाता तो रोटी को ऐसे पटकता जैसे उसका उससे कोई संबंध ही न हो। अचानक सब्जियां बेचते बेचते उसे माँ के हाथों से बनी गोल, मुलायम, मीठी सी लगने वाली रोटी और सब्जी की याद आ जाती। धन का अभाव और स्थितियों की विवशता मनुष्य को किस कदर क्रूरता का सामना करने को विवश करते हैं, भला उससे बेहतर कौन जानता है। गत वर्ष मां की बीमारी के कारण पिता की सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। दिन भर पत्थर तोड़ने वाले उनके मजबूत हाथों ने क्या कुछ नहीं किया था उसकी मां के लिए, पर नियति के सम्मुख मनुष्य खिलौना है। यह नन्हा सा हरिया जान चुका था। मां सोचा करती थी कि एक दिन हरिया पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, तब वह कच्ची बस्ती में न रहेगी। पक्का घर, बढ़िया खाना, उत्तम वस्त्र, कितनी सुनहरी कल्पनाएं मां ने की थी। नहीं, मैं मां के सपने अवश्य पूरे करूंगा, हरिया ने अपने संकल्प को दोहराया। अरे ठीक से तौल, क्या कर रहा है? तेरे पढ़ने लिखने के दिन है, क्या सब्जियां बेच रहा है? हाँ, मन ही लगता होगा ना पढ़ाई में। पर बेईमानी पूरी आती है। 2 टमाटर और डालेंगे। हरिया सामने खड़ी महिला की आवाज से चौंक गया। चुपचाप 2 टमाटर डालकर बोला, आंटी जी आप कल भी आइएगा। नम्र निवेदन के सम्मुख सारी कर्कशता चूर चूर हो गई। महिला मुस्कुराई और बोली, बेटा तुम्हें पढ़ना चाहिए। जी आंटी जी, मां नहीं है, पिता कोयले की खदान में मजदूरी करते थे। एक दिन चक्कर खाकर ऐसे बेहोश हुए कि उठ ही न पाए। मैं स्कूल से लौटकर सब्जियां बेचता हूँ, घर का खर्च चलाना है, अपनी फीस तथा पिताजी की दवाएं। कहते कहते हरिया की आंखें भर आईं। महिला ने चुपचाप थैले में से 2 टमाटर निकाले, ठेले पर रखे और चली गई। हरिया ने फिर रोटी उठाई और खाने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, शायद एक दिन बाबा आंखें खोलकर करवट बदलेंगे। यदि पड़ोस के रामू चाचा उनकी देखभाल का जिम्मा न उठाते तो हरिया न जाने क्या करता। उसे गली में लट्टू खेलते बच्चे याद आने लगे। अभी पिछले ही सप्ताह रामू चाचा ने अपने छोटे बेटे को खूब पीटा था। शायद रामू चाचा की बात वह 2 साल पहले न समझ पाता, पर आज खूब समझता है। जेब में रुपए न हो तो आदमी और जानवर में कोई भेद नहीं रहता। शिक्षा इंसान को क्या से क्या बना देती है। हरिया की आंखों के सम्मुख वह दृश्य घूम गया जब उसके पिता बेहोश हो गए थे तथा खदान के 2-4 लोग उन्हें उठाकर
घर पटक गए थे। आसपास के लोगों ने कितनी भाग दौड़ की, परंतु कोई चिकित्सक उनकी झोपड़ी तक नहीं आया। 2 दिन तक सरकारी अस्पताल के बाहर जमीन पर पड़े पिता के पास बैठा वह कितना रोया था। तब एक अखबार के संवाददाता का ध्यान उनकी तरफ गया। यदि वह भला मानुस उनकी मदद न करता तो शायद पिताजी को इलाज, दवा कुछ भी न मिल पाता। आलू कैसे दिए? एक युवती ने पूछा। 5 रुपए किलो दीदी, हरिया बोला। अरे ये तुम्हारी किताबें हैं? युवती बोली। हाँ दीदी, मैं स्कूल के बाद सब्जियां बेचता हूँ, रात को घर जाकर रोटी बनाता हूँ, सुबह उठकर पिताजी को नहलाकर स्कूल जाता हूँ। मुझे पढ़ना है, माँ का सपना सच करना है ना। हरिया ने मुस्कुराकर कहा। उसे यह कहते हुए अपने तन में अद्भुत विद्युत शक्ति सी अनुभव होने लगी। समय बदलते देर न लगती, न जाने विधाता किस रूप में आकर पीड़ा हर ले। हरिया अपनी मेज पर बैठा सोच रहा था। आज वह सरकारी कार्यालय में अफसर है, घर है, नौकर है। दीदी ने उसे आगे बढ़ने में जो सहायता की, हरिया उसे कभी नहीं भूल सकता। पिता की दवा, अपनी पढ़ाई का खर्च तो वह स्वयं ही उठाता रहा, पर जीवन में छाए अंधकार को जिस प्रकार एक नन्ही लौ दूर कर देती है, वही काम किया अध्यापिका दीदी ने। हरिया ने हर कठिन विषय को सरल बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। वह प्रत्येक परीक्षा परिणाम में अव्वल आया और दीदी की दिखाई राह पर बढ़ता गया। साहब, बाहर टेलीविजन वाले खड़े हैं, आपका साक्षात्कार लेना चाहते हैं, क्या करूं? चपरासी ने कमरे में आकर कहा। तभी फोन की घंटी बजी। हरिचरण ने कहा, हाँ पिताजी, आपकी तबीयत तो ठीक है, कैसे फोन किया? नौकरानी ने आपको खाना तो खिला दिया ना? और हाँ डॉक्टर साहब, आपकी जांच तो कर गए ना? हाँ, एक बार मैं अभी गाड़ी भेज रहा हूँ, आप आ जाइएगा। आज दीदी ने बुलाया है, हम दोनों साथ ही चलेंगे। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारे सवाल समाप्त हो तो मैं कुछ कहूँ? पिता ने हंसते हुए कहा। मैंने तो इसलिए फोन किया था कि कॉलेज के बच्चों का दल तुमसे मिलने के लिए आया है। वे तुमसे साक्षात्कार कर अपनी पत्रिका में छापना चाहते हैं। बेटा, जब से तुमने पूरे देश में प्रथम स्थान पाया है, तब से मिलने वालों का तांता लगा रहता है। आखिर क्यों ना हो, मेरा हरिया है ही इतना होनहार। IAS हरिचरण तिवारी को आज भी हरिया नाम अत्यधिक प्रिय है। जीवन की कठिनाइयों को चूर चूर कर सफलता की ओर कदम बढ़ाने वाले ऐसे ही नवयुवक अन्यों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। नम्रता और सफलता के इस अद्भुत मेल पर भला किसे नाज नहीं होगा। तो बच्चों, दृढ़ संकल्प, अथक परिश्रम, लगन के बल पर साधनहीन व्यक्ति भी, जिसके पास कोई साधन नहीं होता, वह भी साधन संपन्न और सफल बन जाता है। अपनी राह स्वयं बनाने वाले कर्मठ व्यक्ति ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि हरिया ने किया। हरिया की माँ भी गुजर चुकी थी, उसके पिता की हालत बिल्कुल खराब थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने माँ के सपनों को पूरा करना चाहता था। वह चाहता था कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए, हम जो है हर हाल में अपने माँ के सपनों को पूरा करेंगे, और उसने पूरा भी किया। बच्चा था और वह स्कूल जाता, स्कूल से लौटकर आकर के सब्जियां बेचा करता था, अपने पिताजी को नहलाता धुलाता, उनकी दवाएं लाता, उन्हें खिलाता पिलाता, फिर अपनी फीस भरता। सब्जी से जो भी आमदनी होती थी, वह उससे जो है अपने घर का खर्च उठाता था और फीस वगैरह भरता था। अंततः ये सही बात है कि ईश्वर अच्छे लोगों की हमेशा मदद करता है, वह भले चाहे जिस रूप में आए, लेकिन जो भी अच्छे व्यक्ति हैं, जिनका लक्ष्य अच्छा है, वह ईश्वर जो है किसी न किसी रूप में उनकी मदद
करता ही रहता है। ईश्वर अध्यापिका दीदी के रूप में हरिया के पास आया। हरिया की स्थिति इतनी खराब थी कि वह चाहते हुए भी अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाता था। हालांकि उसका दृढ़ संकल्प था कि वह कुछ भी कर ले, लेकिन बड़ा आदमी बनकर रहेगा, क्योंकि उसे अपने माँ के सपनों को पूरा करना था। और काम करते करते भी वह अपनी पढ़ाई जारी रखता। जो भी उसे स्कूल से होमवर्क वगैरह मिलते थे, गृह कार्य, वह सबको याद करता। और जो है सारा संसार उसका जो है विद्यालय के इर्द गिर्द ही घूमता रहता था। वह कुछ भी, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी स्थिति में वह विद्यालय जाना छोड़ना नहीं चाहता था। वह यह जानता था कि इस निर्मम संसार में जो कि इतने स्वार्थी लोग इस दुनिया में रहते हैं, जिनको सिर्फ अपने आप से मतलब है, किसी दूसरों के दुख सुख से उन्हें कोई भी लेना देना नहीं, ऐसे लोगों के जो है बीच में वह किस प्रकार सफलता हासिल कर पाएगा, किस प्रकार अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। वह छोटा सा बच्चा यह नहीं जानता था, वह इन संघर्ष रूपी सच्चाइयों से जूझ रहा था। और जब वह रोटी बना करके ले आता और बीच में उसे भूख लगती, तो वह सूखी रोटी जो है इतनी तेज अपने दांत से तोड़कर खाता और मुंह में डालता था। और अगर इसी बीच कोई ग्राहक आ जाता उसे सब्जी लेने के लिए, तो वह रोटी को ऐसे पटकता था जैसे कि वह उसे जानता ही नहीं है, इसका उससे कोई सरोकार नहीं है। अचानक सब्जियां बेचते बेचते उसे अपने माँ की याद आ जाती। माँ के हाथों से बनी गरम मुलायम रोटी की याद आती और सब्जी की याद आती कि वह कितने चाव से जो है उसे खाता था। उसने कभी बेचारे ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उसकी स्थिति जो है इस तरीके की हो जाएगी कि वह उसे इतनी कड़ी रोटी खानी पड़ेगी। और जब उसकी माँ बीमार हुई तो उसके पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी माँ की बीमारी में लगा दी, जिससे कि नए सिरे से इन दोनों को अपना जीवन यापन करना पड़ रहा था। पिताजी भी बहुत मेहनती थे, कोयले के खदान में मजदूरी करते थे, लेकिन किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है। उसके पिता भी अचानक काम करते करते एक दिन बेहोश होकर गिर पड़े और जो है घर लाकर उन्हें रखा गया। कितने जो है मोहल्ले वाले सब इकट्ठे हो गए और पैसा न होने के कारण जो है किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में उनको जो है एडमिट नहीं कराया गया। सरकारी अस्पताल में 4 दिन तक यह बच्चा अपने पिताजी को लेकर के बाहर जमीन पर पड़ा रहा और रोता रहा। अच्छा था कि ईश्वर के रूप में एक भला मानुष आ गया, जो कि जिन्होंने इसकी मदद की और इसके पिता का इलाज करवाया और आज तक वह दवाइयाँ चल रही हैं। बच्चा जब सब्जी की दुकान पर बैठा सब्जी बेच रहा था, अचानक तभी एक अध्यापिका दीदी जो है आती हैं और उसकी किताबों को देख लेती हैं और कहती हैं कि ये किताबें तुम्हारी हैं। तब वह अपनी कहानी बताता है कि हाँ, मेरी माँ गुजर चुकी है और मेरे पिताजी की स्थिति इतनी दयनीय है कि वो कुछ कर नहीं सकते। मैं विद्यालय जाता हूँ और विद्यालय से लौट करके आता हूँ तो मैं सब्जियाँ बेचता हूँ और इन सब्जियों से जो मुझे पैसे मिलते हैं, इनसे मैं अपने घर का खर्च और फीस इत्यादि भरता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बड़ा आदमी बनना है। तभी वह अध्यापिका दीदी इस बच्चे की मदद करती हैं और वह जो है अंततः जा करके IAS बन जाता है। IAS अधिकारी बनना कोई मामूली बात नहीं, वह IAS बन जाता है। और तब भी ऐसा नहीं कि वह IAS बन गया है और घमंड में चूर होकर के जो है जिसने उसकी मदद करी है वो उनको भूल गया। वह जीवन भर उनका एहसानमंद था, क्योंकि अध्यापिका दीदी ने उसकी मदद करी थी। और वह चाहे जितना भी इम्पोर्टेंट काम उसके पास क्यों ना हो, चाहे जितना भी मुख्य काम क्यों ना हो, वह हर कामों को अपने अध्यापिका दीदी के कारण छोड़ देता था। अध्यापिका दीदी को जीवन भर भुलाना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि अध्यापिका दीदी उसके लिए स्वयं ईश्वर की अवतार बन करके आई थी और उन्होंने जो है उसकी मदद की थी। धीरे धीरे जो है हरिया अपने
जगह पर। अब उसके पास नौकर चाकर भी थे, अच्छे से अच्छे खाने के लिए जो है भोजन भी थे, अच्छे अच्छे कपड़े भी थे। फिर भी वह ऐसी स्थिति में अपनी अध्यापिका दीदी को नहीं भुला पाया था। उसके पिताजी भी अब लगभग स्वस्थ हो चुके थे। वो हरिया जो है, हरिया का पूरा नाम हरिचरण तिवारी था, है ना। तभी क्या होता है कि हरिया के पास उसके पिताजी चपरासी आता है कि बाहर कुछ लोग खड़े हैं जो उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, जो साक्षात्कार लेना चाहते हैं। इतने में जो है हरिया अपने पिताजी को फोन करता है और उनसे जो है पूछता है, पिताजी का से बात करते हुए वह उनसे पूछता है कि आपने समय पर खाना खाया, आपने दवाएं ली, डॉक्टर आया था आपका चेकअप करने। उसके पिताजी कुछ बोलते नहीं है, मुस्कुराते रहते हैं। तब वह यह डर जाता है कि क्या बात है, पिताजी कुछ बोल नहीं रहे हैं। फिर वो पूछता है कि क्या बात है, आप कुछ बोल नहीं रहे। उसके पिताजी तब ये कहते हैं कि जब तुम्हारी बात समाप्त होगी तब तो मैं उत्तर दूंगा। फिर अंततः वह अपने पिताजी को जो है कहता है कि आज आप घर चले आइएगा, अध्यापिका दीदी ने हम दोनों को एक साथ बुलाया। उसके पिताजी उससे कहते हैं कि कई बच्चे, जब से तुम प्रथम स्थान तुमने प्राप्त किया है, अखबार में तुम्हारा नाम जब से छपा है, तब से ये बच्चे जो है तुमसे मिलना चाहते हैं। कई बच्चे यहाँ आकर खड़े हैं जो तुमसे मुलाकात करना चाहते हैं। लेकिन वह जो है अपने अध्यापिका दीदी के आगे वह कहता है कि नहीं, पहले हम अध्यापिका दीदी के पास जाएंगे। और उसके पिताजी इतने खुश होते हैं अपने बच्चे से, और वह स्वयं कहते हैं कि जब से तुमने पूरे देश में प्रथम स्थान पाया है, तब से मिलने वालों का तांता लगा रहता है। मेरा हरिया है ही इतना होनहार। ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। अगर बच्चे जीवन में उन्नति करते हैं तो माता पिता जो है वह स्वयं भी उन्नति कर जाते हैं, क्योंकि माता पिता के सपने, माता पिता की भावनाएं, उनकी विचारधाराएं बच्चों से जुड़ी हुई होती हैं। वे चाहते हैं कि हमारा बच्चा जीवन में आगे बढ़े और नाम कमाए। अगर जो बच्चा ऐसा कर देता है तो माता पिताजी जो है अपने जीवन को धन्य मानते हैं। उनका यह कहना रहता है कि मेरा जीवन धन्य हो गया। तो बच्चों से ही हम सब जुड़े हैं और सब यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है जीवन में आगे बढ़े, अपने परिवार का, समाज का और देश का नाम रोशन करे। जो बच्चे अथक परिश्रम, मेहनत, लगन, है ना, संघर्ष के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, वह एक कहानी बनकर के उभरते हैं, एक प्रेरणा स्रोत कहानी बनकर के उभरते हैं। जैसे कि आज ये हरिचरण तिवारी यानी कि हरिया उभरा है। हरिया की भी स्थिति ऐसी थी कि कोई यह सोच नहीं सकता था कि वह जो है इतना बड़ा ऑफिसर बन जाएगा। किसी के मन में कभी उसके प्रति यह भावना नहीं आई होगी कि एक सब्जी बेचने वाला लड़का जो दिन रात सब्जी बेच रहा है और वह इतना बड़ा ऑफिसर बन पाएगा। लेकिन दृढ़ संकल्प और शुभ लक्ष्य के आगे हरिया ने जो है सब कुछ पीछे छोड़ दिया और वह हरिया से हरिचरण तिवारी IAS ऑफिसर बनकर के उसने दिखा दिया। तो बच्चों, दृढ़ संकल्प, मेहनत, लगन और सच्ची लगन और अच्छी राह, अगर ये इतनी चीजें आपके पास है तो सफलता जो है वह आपके कदम चूमेगी। आप आगे आगे चलेंगे और सफलता आपके पीछे पीछे चलेगी। कभी भी, हमेशा जीवन में जो है कभी अपने संकल्पों से डिगे नहीं और हमेशा अपने संकल्प पर अडिग रहे, तभी जाकर के जीवन में जो आपका लक्ष्य है उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को पकड़ करके ही आगे बढ़िए। जब आप अपने एक लक्ष्य, अगर आपने एक साथ, कभी आप सोचते हैं डॉक्टर बनेंगे, कभी आप सोचते हैं इंजीनियर बनेंगे, कभी आप सोचते हैं कुछ बनेंगे, अगर इस तरीके से आप सोचते हैं तो आप दो नाव पर पैर रखेंगे तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि एक नाव जरा सा तेज चली नहीं कि पैर जो है आपका फिसला और आप मझधार में डूब जाएंगे। हमेशा जीवन का एक लक्ष्य बनाइए और उन्हीं निर्धारित लक्ष्यों पर ये आगे बढ़िए, तब देखिए सफलता जो है आपके कदम चूमेगी।
धन्यवाद।